अब आपको रुपए की गिरावट की सच्चाई हम बताते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रुपए की गिरावट को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लिखते हैं कि देखिए रुपया इतना गिर गया, रुपये का बुरा हाल है, रुपया इतना टूट गया, रुपया बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र शायद आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 90 पर आ चुका है। इसके बाद से देश भर में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है और आज हम रुपए की इसी गिरावट को डिकोड भी करेंगे और साथ ही सबसे पहले आपको समझाएंगे कि रुपए के गिरने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रुपया क्यों गिरता है और रुपए के गिरने का मतलब क्या है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो भारतीय करेंसी यानी रुपए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप दूसरे देश से सामान खरीदते हैं तो उस देश की करेंसी में पेमेंट करना होता है या फिर ऐसी करेंसी में पेमेंट करना होता है जिसे दोनों देश स्वीकार करते हैं। और इसी वजह से आज दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर में होता है और भारत भी ज्यादातर देशों से यूएस डॉलर में ही व्यापार करता है। यानी जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो डॉलर में खरीदते हैं और इसके लिए भारत रुपया देकर ये यूएस डॉलर खरीदता है। जब कहा जाता है कि रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब होता है कि एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने होते थे और इस समय $1 खरीदने के लिए 90 रुपए देने होंगे। इसे ही एक्सचेंज रेट कहा जाता है और ये जो एक्सचेंज रेट है ये रोज बदलता रहता है। आज जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत की खराब अर्थव्यवस्था की वजह से रुपया गिर रहा है, उन्हें आज हम कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आज रुपया देश की अपनी अंदरूनी समस्याओं की वजह से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो समस्याएं आ रही हैं, जो माहौल है उसकी वजह से गिर रहा है। यानी आज रुपए के गिरने की वजह इंटरनल नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है। अब आज के युग में और यूपीए के सरकार के युग में क्या फर्क है, पहले वो देखिए। यूपीए सरकार के दौरान भी रुपया गिर रहा था लेकिन उसकी वजह अलग थी। आज जो रुपया गिर रहा है उसकी वजह अलग है। यूपीए सरकार के समय जीडीपी विकास दर 5% था। अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो दुनिया में 10वें नंबर पर थी। हमारे यहां रिटेल महंगाई दर 8.59% थी, 8.5%। और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था और इसे फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। जो दुनिया की 5 फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो नाजुक है और कभी भी बिखर सकती है, वो होती है फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था। फ्रेजाइल 5 जो अर्थव्यवस्थाएं थीं, तो फ्रेजाइल 5 में भारत था, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की। ये 5 देश थे फ्रेजाइल 5 में जिनके लिए कहा गया था कि ये इकोनॉमीज जो हैं ये सबसे कमजोर हैं। आज ये यूपीए के समय की बात बता रहा हूं और इसीलिए उस समय रुपए में लगातार गिरावट आ रही थी। आज भारत की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.2% है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर है और हमारे यहां रिटेल महंगाई इस समय सिर्फ 0.25% है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में एक ब्राइट स्पॉट कहा जाता है। उस समय फ्रेजाइल कहा जाता था, आज ब्राइट स्पॉट कहा जाता है। उस समय महंगाई दर 8.5% थी, आज 0.5% है। लेकिन दुनिया भर में आज युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अलग अलग देशों पर टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं और भारत पर तो उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है। इससे दुनिया भर के निवेशकों में एक डर है और इसी वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। इस साल अब तक FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम विदेशी निवेशक भी कहते हैं, 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये भारत से निकाल चुके हैं। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो वो भारत में अपने शेयर और दूसरे इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं जो रुपए में होता है और फिर वो डॉलर खरीदते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया गिर जाता है। सुरक्षित निवेश के लिए निवेशक आजकल सोना ज्यादा खरीद रहे हैं
आप जानते हैं जैसे ही सब जगह युद्ध चल रहा है, अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं, तब निवेशक सोने में इन्वेस्ट करते हैं और इसी वजह से जो गोल्ड का इंपोर्ट है हमारे देश में वो बढ़ गया है। दुनिया भर से ज्यादा सोना खरीदने के लिए अब हम जो है ज्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं पहले के मुकाबले। इससे व्यापार घाटा हमारा बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है। इस साल अक्टूबर में सोने का इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया और 3 गुना बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मार्च 2014 में आरबीआई के पास 30,400 करोड़ यूएस डॉलर्स का विदेशी रिजर्व था, 30,400 करोड़। आज 2025 में आरबीआई के पास विदेशी रिजर्व बढ़कर 70,000 करोड़ डॉलर्स का हो चुका है। इकोनॉमी में हमारा फर्क देखिए आप, कहां 30,000 करोड़ डॉलर्स और कहां 70,000 करोड़ डॉलर्स आज। इसी तरह से वर्ष 2013 और 14 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोने का जो रिजर्व था, सोने का भंडार, वो 2,150 करोड़ डॉलर का था और आज 10,500 करोड़ डॉलर से ज्यादा का है। इन सभी आंकड़ों से यह साफ होता है कि आज रुपए में गिरावट इसलिए नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, हमारे अंदरूनी जो फैक्टर्स हैं ये कमजोर हो रहे हैं। ये इस वजह से है क्योंकि दुनिया भर में अभी बहुत परेशानियां चल रही हैं, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, दुनिया भर में जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो रुपए को गिरा रहे हैं। अब देखिए, रुपए में जब गिरावट होती है तो क्या असर होता है, उसके अच्छा असर और उसका बुरा असर, उसका नुकसान और उसका फायदा। सबसे पहले नेगेटिव असर की बात करते हैं। जो लोग इंपोर्ट करते हैं उन्हें इसका नुकसान होता है क्योंकि वो डॉलर में खरीद कर ला रहे हैं और डॉलर अब उन्हें महंगा मिलेगा, डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। जो छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग विदेश घूमने के लिए जाते हैं, वेकेशन पर जाते हैं या किसी भी काम के लिए जाते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि वो सारा खर्चा डॉलर्स में करते हैं और डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। जो कंपनियां विदेशों से लोन लेती हैं उनका लोन भी महंगा हो जाता है और व्यापार घाटा बढ़ जाता है क्योंकि दुनिया में अब भी ज्यादातर कारोबार डॉलर में ही होता है। हालांकि रुपए की गिरावट का आम लोगों पर कोई खास असर नहीं होता। रुपए में गिरावट के कुछ फायदे भी हैं, जैसे जो लोग सामान यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से बाहर बेचते हैं, उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है क्योंकि उन्हें पेमेंट जो मिलता है वो डॉलर में मिलता है और वो अब ज्यादा मिलेगा। आईटी कंपनियां जो अमेरिका में काम करती हैं वो रुपए में गिरावट से उनकी आय बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है। अभी के समय में रुपए की गिरावट का एक और बड़ा फायदा हो सकता है। रुपए की कमजोरी से जो भारतीय सामान है वो अब कम कीमत पर मिलेगा और इससे हमारा निर्यात बढ़ सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के बीच हमारा निर्यात दूसरे देशों में बढ़ना हमारे लिए एक अच्छी बात भी साबित हो सकता है। और आज जो लोग रुपए की गिरावट को लेकर एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि आज तो देश का बुरा हाल हो गया, इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल हो गया क्योंकि रुपया टूट रहा है, उन्हें जरा अब पुराना जमाना याद कराते हैं। वर्ष 2013 की कुछ अखबारों के हेडलाइंस देखिए, कैसे उस समय रुपए की गिरावट को लेकर हर रोज अखबारों की हेडलाइंस बनती थी। ये आपको मैं दिखा रहा हूं यूपीए सरकार के दौरान की हेडलाइंस। देखिए 2013 की हेडलाइंस हैं। आज रुपए की गिरावट के बारे में आपको एक आंकड़ा और देखना चाहिए। 22 मई 2004 को यूपीए सरकार सत्ता में आई थी और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय एक यूएस डॉलर की कीमत थी 45 रुपए। 2013 में रुपए में भारी गिरावट आई और अगस्त में एक डॉलर की कीमत हो गई 68 रुपए 75 पैसे। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार भी आया। यूपीए सरकार के दौरान रुपए में अधिकतम 52.77% की गिरावट आई थी। तो आप याद कर लीजिए 52.77% गिरा यूपीए के टाइम। अब एनडीए की सरकार के दौरान रुपए की गिरावट के आंकड़े देखिए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस समय एक डॉलर की कीमत थी 59 रुपए 59 रुपीज। आज एक डॉलर की कीमत 90 रुपए 56 पैसे है आज। इस तरह एनडीए सरकार के दौरान रुपए में अधिकतम 53.49% की गिरावट आई है। यह हम अधिकतम गिरावट दिखा रहे हैं आपको, यानी यूपीए सरकार के दौरान रुपए में 52.77% और एनडीए सरकार के दौरान 53.49% की गिरावट आई। ये आंकड़े क्या बताते हैं कि यूपीए और एनडीए दोनों के समय में ही
रुपए में लगभग एक जैसी गिरावट हुई है। हालांकि डॉलर और रुपए का यह भाव हर रोज बदलता है। जैसे अगर मैं 10 नवंबर की बात करूं, 10 नवंबर को $1 की कीमत 89 रुपए 80 पैसे थी। अब इसके आधार पर अगर यूपी और एनडीए के बीच रुपए की गिरावट की तुलना करें तो यह अंतर बदल जाता है। एनडीए सरकार में रुपए की जो गिरावट है वो यूपीए से कम हो जाती है। यूपीए सरकार 10 वर्षों तक सत्ता में थी और एनडीए की सरकार 11 साल 6 महीने से सत्ता में है। इसलिए अब आप रुपए की गिरावट का सबसे दिलचस्प आंकड़ा देखिए। हमने दोनों सरकारों के 10 साल के शासन की तुलना की है कि 10 साल के शासन में रुपए में कितनी गिरावट आई। यूपीए सरकार में रुपया अधिकतम 52.77% गिरा। एनडीए सरकार में यह गिरावट अधिकतम 41.92% रही। यानी यूपीए और एनडीए के 10 वर्षों के शासन में रुपया यूपीए सरकार के समय ज्यादा गिरा था। और यहां मैं आपको बता दूं, यह 10 वर्षों की तुलना है, 14 से लेकर 2024 तक और 2004 से लेकर 2 अगस्त 2013 तक। आज अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत खराब हैं। दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं। भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। और यह मत भूलिए कि अभी बीच में कोविड का समय भी आया था, जहां कोविड ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक तरीके से बर्बाद कर दिया था। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि अगले साल रुपए में फिर से मजबूती आएगी। इसलिए जो बुद्धिजीवी, नेता और पत्रकार रुपए की गिरावट पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आज ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। अब एक और आंकड़ा देखिए, आपके लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का पिछले 51 वर्षों का आंकड़ा दिखाते हैं। और ये हमने 10-10 साल के भूखंड में, इसको 10-10 साल के कालखंड में हमने इसे बांटा है। तो देखिए, 1974 से लेकर 1984 के दौरान रुपए में औसतन 40% की गिरावट आई। यह वो समय था जब ज्यादातर इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस दौरान, जैसा मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी ज्यादातर समय। तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के बाजारों से ज्यादा जुड़ी हुई भी नहीं थी। इसके बाद 1984 से लेकर 94 के दौरान रुपए में औसत जो गिरावट है वो 176% की आई। इस दौरान राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय ही एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर के बाजारों के लिए खोल दी गई थी। इसके बाद 1994 से 2004 के बीच रुपए में औसतन 44.5% की गिरावट आई और वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच रुपए में अधिकतम गिरावट 52% आई। देखिए, और 2014 से लेकर 2024 के बीच रुपया अधिकतम जो है करीब 42% तक कमजोर हुआ है। 51 वर्षों के इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि रुपए की गिरावट किसके समय में कितनी ज्यादा हुई है। यह आंकड़ा आप हमेशा याद रखिएगा। 74 से 84, 84 से 94, 94 से 2004 और 2004 से 2014 के बीच 52% और 2014 से 24 के बीच 41%। अब आप देख लीजिए कि जो 2014 से 2024 के बीच का ये जो कालखंड है, जिसे आप मोदी युग कह सकते हैं, इस दौरान रुपए की गिरावट अगर आप परसेंटेज में देखें तो कितनी आपको बाकी के टाइम से कम नजर आएगी, 41%। और आज ही महंगाई के आंकड़े भी आए हैं और नवंबर में जो रिटेल महंगाई है इस बार 0.71% रही है। अक्टूबर के मुकाबले इसमें मामूली सी वृद्धि आई है, लेकिन अभी भी ये 1% से कम ही है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 0.25% थी। रिटेल महंगाई आम लोगों से जुड़ी होती है, जिसमें सब्जियां, दाल, फल और खाने का सामान, चावल, ये सब की महंगाई दर्ज की जाती है। अब आपको संसद में लेकर चलते हैं। संसद में आपने अब तक राजनीतिक विषयों पर